वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट साउंड वेव्स एंड साउंड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल ID एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। और इस टेलीग्राम लिंक पर आपको मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 7 NCERT के चैप्टर्स को भी देखना तो उसके लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरा लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो मेरे नाम का स्पेलिंग लिंक में ज़रूर चेक करें। तो ये जो चैप्टर है ये है अबाउट साउंड, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। तो साउंड के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये क्लास 8 का चैप्टर है, तो इसमें हम बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे। काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानेंगे विच इज़ रिलेटेड टू साउंड। तो हम इसमें ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दूर बैठे हुए किसी इंसान को वो साउंड कैसे सुनाई दे रहा है, हमें साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है, साउंड सुनाई कैसे दे रहा है। कुछ साउंड एक लाउडर होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत ही मध्यम या बहुत ही धीमे साउंड्स होते हैं। तो और किस तरीके से जो अगर कोई ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसे कैसे पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर जो है पास में है, कौन सा दूर है। तो साउंड के बारे में हमारे जितने भी बेसिक सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब जो हैं हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे, इसके माध्यम से हमें पता चलेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेव्स। साउंड जो है वेव्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा, वो प्रोड्यूस होगा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जो भी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए साउंड को किसके फॉर्म में वो मूव करता है, वो वेव्स की फॉर्म में। ऐसे साउंड वेव्स होंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती जाएंगी, ठीक है। और हमें साउंड सुनाई देगा, एक जगह पे प्रोड्यूस हुआ हुआ साउंड हमें दूसरी जगह पर सुनाई देता है। तो वो कैसे चलता है, वो ट्रैवल करता है वेव्स के फॉर्म में। तो इसीलिए साउंड को कहा जाता है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसीलिए साउंड को साउंड वेव्स कहा जाता है। ओके, तो अगर आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे तार बंधे होंगे, आप सबने देखा है। तो जब उसको वाइब्रेट किया जाता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और हमारे ईयर ड्रम तक जाता है और हमें सुनाई देता है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कान में हमें सुनाई कैसे देता है और साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं और साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेव्स क्या होती हैं। वेव्स क्या हैं, कितने तरीके की वेव्स हैं। तो वेव्स जो होते हैं, वेव एंड पार्टिकल मोशन ऑफ द वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं आर वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू अ मटेरियल मीडियम। जब भी वेव्स ट्रैवल करती हैं तो जो मैकेनिकल वेव्स होंगी उनको क्या चाहिए, उनको हमेशा एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। तो वो मीडियम में ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दो तरीके की वेव्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड वेव प्रोपोगेशन। ये हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। सिंस दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, हम वेव्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वेव्स की बात करते हैं तो दो तरीके से वेव्स होंगी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये वेव्स के बारे में आप ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के टाइम पे भी पढ़ेंगे। इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं वेव्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव, किसी भी वेव को अगर हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स का मतलब है ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ये देखिए, अगर वेव की डायरेक्शन ऐसे है, ये दिया हुआ है, ये वेव की डायरेक्शन ये है, तो जो इसके ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होगा, पार्टिकल मोशन, मूवमेंट, जो पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी, ऊपर नीचे। ये वेव की डायरेक्शन है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप देखिए डायरेक्शन ऑफ वेव ये है और पार्टिकल मूवमेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो पार्टिकल किस तरीके से मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 मूव करेंगे। इसमें क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ये हमने जनरल बात किया है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल का मूवमेंट किस तरीके से होता है, ये आपको दिखाया गया है।
यहाँ पे यही लिखा गया है। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है हमने देख लिया अभी डायग्राम में, पार्टिकल्स मूव्स इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अगर वेव इस तरीके से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेव। दिस टाइप ऑफ वेव इज अ मैकेनिकल वेव कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइट और इवन मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द अदर हैंड क्या होती है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम हमने देखा था, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है। तो पार्टिकल मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये डायरेक्शन है, उसी के पैरेलल पार्टिकल का मूवमेंट होता है। लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाता है पार्टिकल्स का। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन बाय मींस ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये मूवमेंट कैसे होती है, अगर ये पैरेलल मूव कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेरिफैक्शन हो रहा है, मतलब पार्टिकल कंप्रेस होंगे और फिर रिलीज होंगे, फिर कंप्रेस होंगे फिर रिलीज होंगे, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी, आगे आगे मोशन प्रोपेगेट होगा। इसमें क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ये इस दूसरी तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये था बेसिक कि दोनों वेव्स में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने जनरल बात की थी वेव्स के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं साउंड के बारे में, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो साउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साउंड को हमेशा क्या चाहिए, साउंड तभी ट्रैवल करेगा जब कि हमें बीच में क्या मिलेगा, मीडियम। यानी कि अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो साउंड मूव नहीं करेगा आगे, वैक्यूम में नो साउंड, और मीडियम जब रहेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जिसमें भी बताया गया है कि अगर आप कोई आपकी चीज़ है, अलार्म क्लॉक या कुछ ऐसी चीज़ ले रही है जो कि बीप 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 कर रही है, तो अगर आप उसको किसी ऐसे ग्लास में डाल देंगे जिसमें से आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, उसमें से एयर को निकाल लेंगे, तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है। तो मीडियम चाहिए, साउंड वेव्स वो वेव्स हैं जिसको प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। द मैटर और द मटीरियल थ्रू विच द साउंड प्रोपगेट इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। मतलब सॉलिड मतलब मेटल्स के बीच में से जैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, जब आप एक मेटल को टच करता है दूसरी मेटल से करते हैं, सोनोरोसिटी जिसको हम बोलते थे कि मेटल जो होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं, तो सॉलिड था वो। लिक्विड में पानी के बीच में भी साउंड वेव्स चलती है। गैशियस फॉर्म में क्या होता है, जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के बीच में हमारे चारों तरफ हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो गैशियस मीडियम के बीच में ट्रैवल करती हैं। तो साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मीडियम वो कुछ भी हो सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये हमने देख लिया, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। अब अगर हम ये बात करते हैं चांद पे, जैसे कि मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे हमें साउंड भी नहीं सुनाई दे सकती। यू कैन हियर ऑन, यहाँ पे कैन नॉट आएगा, कैन नॉट हियर ऑन मून, तो आपको मून पर आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती हैं। तो ये तो था कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग बात करते हैं या हम आवाज़ निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, हम किस तरीके से बोल पाते हैं, ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, स्पीच डेवलप हुआ। तो ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स, हमारे गले में वॉइस बॉक्स लगा होता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं। अब आप याद करिए क्लास 7 एनसीईआरटी, मैंने आपको पूरा 7 में भी और फिर 8 में भी आपको दिखाया है डायग्रामेटिकली। तो ये देखिए, ये हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जिसको हम विंड पाइप बोलते थे, है ना। तो ये देखिए ये लैरिंग्स है, यहाँ पे ये लैरिंग्स है, इसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये ईसोफेगस है पीछे, विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप क्या है, ईसोफेगस, ये फूड पाइप है। और ये क्या है, लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और ट्रैकिया, मतलब लैरिंग्स कंटिन्यू होता है ट्रैकिया में, ये विंड पाइप होता है। ओके, तो ये जो लैरिंग्स है इसके दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर एपिग्लॉटिस का ये एपिग्लॉटिस है,
यहाँ पे इसके मसल्स होती हैं। तो ये जो लैरिंग्स होता है यही हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो जब इसके अंदर कंप्रेशन होता है तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है इन द वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ये कहाँ पे होता है? हमारे अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जहाँ से हमारी विंड पाइप शुरू होती है गले में, उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है। आप फील भी करके देख सकते हैं जब आप बात करते हैं। सो यू कैन पुट लाइटली हैंड ऑन योर थ्रोट। तो आप जैसे यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होंगे जब आप बात कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है। तो वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? लैरिंग्स है, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंड पाइप। जो हमारी सांस की नली है उसका जो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है। तो जो 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये स्ट्रेच हो जाती हैं अक्रॉस इन द वॉइस बॉक्स, हैज़ अ स्लिट थ्रू विच एयर इज फोर्स्ड आउट। ये जो आपने देखा था, ये देखिए ये यहाँ पे ये होती है और इसके बीच में से एयर यहाँ से निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो 2 वोकल कॉर्ड क्या करती है? स्ट्रेच हो जाती है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो मसल अटैच होती है वोकल कॉर्ड से वो मेक इट टाइट और लूज। ये जो मसल्स हैं ये वाली जो मसल्स दिख रही हैं आपको, ये प्रोड्यूस करते हैं भाई आपको तेज़ बोलना है, आपको धीरे बोलना है, आपको किस तरीके से बोलना है। तो अलग अलग जो है ये कंट्रोल सारा यहाँ पर है। अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो यू कैन फील विद वाइब्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है। तो यहाँ से तो हम स्पीच, हम बात कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, साउंड को हम अप्रिशिएट कब कर पाएंगे? जब हम उसको सुन सकते हैं। जो हमारी सेंसेस हैं अगर उसको सुन पाती हैं तो हम बता सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम सुन नहीं सकते तो हम नहीं बता पाएंगे कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन जिससे हम सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर है। तो अब हम ह्यूमन ईयर के भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आउटर ईयर होता है, ये देखिए पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा ह्यूमन ईयर है ना, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ये आउटर ईयर है। फिर आउटर ईयर के अंदर जो आपको यहाँ तक दिखाई देता है, नज़र आता है आपको, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी नर्व से आया है, विच इज़ रिलेटेड टू साउंड। ओके, सुनने से रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है ये। इसकी जब आप इसके अंदर चले जाते हैं, ये पूरी एक ऐसे कैनाल बनी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी कैनाल बनी होती है और इसके लास्ट में क्या होता है? एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है यही रोल प्ले करती है। और देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे ये इंकस, मेलियस एंड स्टेपीज, ये सारी बोन्स है, छोटी छोटी स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आपने कुछ लोगों ने आप में से पढ़ा भी होगा, ये तीनों क्या हैं? ये हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन्स हैं। ये देखिए पीछे होती हैं। और फिर ये क्या हुआ है? ये हमारी वेस्टिबुलर नर्व है, कॉक्लियर नर्व है, कॉक्लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा सुनने का हियरिंग मैकेनिज्म है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर्स। इंकस, मेलियस, स्टेपीज ये बोन्स होती है, ये टिम्पैनिक यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, ये कैनाल होगी, ये आउटर ईयर है। ठीक है, इसको ऑरिकल बोलते हैं। तो ऑरिकल जो होता है आउटर ईयर, जो हमको दिखाई दे रहा है, ये ऑरिकल जो है हम जिसको देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन यहाँ तक सिर्फ हमको दिखाई देता है, इसके आगे हम देख नहीं सकते, हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ईएनटी डॉक्टर को। तो हम बात कर रहे थे आउटर ईयर। आउटर ईयर क्या है? इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं लोकल टर्म्स में, पिन्ना। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। चारों तरफ से जो भी साउंड होगी उसको कलेक्ट करके वो आउटर ईयर कलेक्ट करेगा। फिर क्या होगा? साउंड पासेस थ्रू अ ट्यूब, फिर वो ट्यूब में चली जाएगी जिसको हमने ऑडिटरी कैनाल कहा था। ये देखिए ये ऑडिटरी कैनाल है एक्सटर्नल। फिर उसके बाद अंदर चला जाएगा। तो क्या हुआ? साउंड को जो है रिसीव किसने किया, कलेक्ट किसने किया? आउटर ईयर ने, इसको पिन्ना कहते हैं। फिर साउंड जो है पास करेगा हमारी ऑडिटरी कैनाल से। फिर ईयर ड्रम, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। तो वो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वहाँ तक साउंड पहुँच जाएगा। फिर वाइब्रेट्स व्हेन द, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी जब साउंड उस तक जाएगा तो उसमें क्या होता है? वो भी वाइब्रेट करेगी जब उसके ऊपर साउंड इंसिडेंट होता है। मतलब जब साउंड उस तक पहुंचता है तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करती है। एंड वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे इनर ईयर में चली जाती हैं और उससे फिर हमारे ब्रेन में चली जाती हैं और फिर ऑडिटरी नर्व जो है उसको रिसीव करती है और हम सुन पाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है। ये देखिए फिर से बाहर हमारे कान ने कलेक्ट कर लिया, ये वाले बाहर वाले कान ने, जिसको हम पिन्ना कह रहे हैं यहाँ पे, इसको कलेक्ट करके उसने अंदर साउंड भेज दिया ऑडिटरी कैनाल में। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है, जब साउंड अंदर जाएगा तो इसमें वाइब्रेशन होगी
तो ये जो वाइब्रेशन होगी ये इसको फर्दर भेज देगी आगे नर्व के थ्रू, वो हमारे ब्रेन में रिसीव होती है और हमें सुनाई देगा। फाइन, ये पूरा मैकेनिज्म है। तो आप ये देखिए कि हमारा जो कान है, जो इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये कितनी प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहती है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उसको फिर भी खुद से भी हर्ट कर देते हैं। अगर आपकी बाय सम डिजीज़ और बाय सम एक्सीडेंट हर्ट होती है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि क्या हुआ, लोग जो है अपने कान को इरिटेशन हो रही है या उसको साफ़ करने के लिए उसके बीच में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स डाल देते हैं, और वो क्या होता है, उससे ये रप्चर हो जाती है। अगर ये रप्चर होगी तो सोचिए आपका कान खराब हो जाएगा, सुनने में इम्पेयरमेंट आ जाएगी। तो इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है, इसके अंदर कान के अंदर अपने आप से वैक्स प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, मुंह के अंदर सलाइवा होता है, और स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, है ना, म्यूकस सिक्रीट होता है, वो सब बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सिमिलरली कान के अंदर, हमारे ईयर के अंदर जो यहाँ पे वैक्स प्रोड्यूस होती है इधर, ये भी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि कोई कीड़ा या इंसेक्ट जो है हमारे कान के अंदर जल्दी से जा ना पाए, और जाता है तो वो उस वैक्स के बीच में ट्रैप हो जाए और वो हमारे इंटरनल ईयर को डैमेज ना पहुंचा सके। लेकिन अननोइंगली जो लोग हैं उसको समझते हैं कि वो कोई गंदगी, और उसको साफ़ करने के चक्कर में अपने ईयर को डैमेज तक कर लेते हैं। तो बट अब आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ईयर जो है हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि वो सीधा हमारे कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कान है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे सारा ब्रेन है ना, तो ये हमारे ब्रेन से सीधा कनेक्टेड है। ईयर एक ऐसा ऑर्गन है, तो ईयर के इन्फेक्शंस को आपको कभी भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ईयर से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज होता है, आपको कोई भी लिक्विड अगर आपके कान से आ रहा है, तो उसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड विच इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू ब्रेन, वो दिमाग से सीधा जुड़ा हुआ है हमारे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस हो गया वॉइस बॉक्स से और वो हमें सुनाई दे गया ईयर के थ्रू। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि साउंड की जो वेव्स होती हैं, मतलब थोड़ी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने साउंड के बारे में बायो का बात किया, दिस इज़ नाउ फिजिक्स। तो अब हम बात करते हैं, जब हम साउंड किसी भी वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स के केस में वेव्स की प्रॉपर्टी होती है। देखो ये वेव है अगर, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये नॉट ओनली साउंड वेव, ये सभी वेव्स के बारे में जनरल बात है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, अगर ये वेव ऐसे चल रही है और ये इसकी सेंट्रल लाइन है जो ये बनी हुई है, तो ये वाला क्या हुआ, कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, कितना डीप वेव है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर पूरा चेक कर लेंगे तो ये हाइट बन जाती है, देखिए ये पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस मीन लाइन से ये वाला एम्पलीट्यूड है, ओके। ये पूरी की पूरी इस पॉइंट से लेके फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट तक ये वेवलेंथ होती है। तो वेव के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ है, ये एम्पलीट्यूड है, ओके। तो क्या बताता है एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जितना डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो ये और डीप होता जाएगा, हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा तो सिर्फ ऐसे वेव बनेगी, ठीक है। बहुत डीप डिस्टर्बेंस होगा तो ये वेव बनेगी। सिमिलरली अगर बहुत तेज़ आवाज़ है तो वेवलेंथ, वेव क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, बिल्कुल मैकेनिकल वेव की तरह ही है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लार्जर द एम्पलीट्यूड, लाउडर द साउंड। ये साउंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है, ज़्यादा डीप या ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड है, बड़ा है, तो क्या होगा, साउंड भी बहुत ज़्यादा लाउडर होगा। फिर ये तो बात थी एम्पलीट्यूड की। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर मान लो हम एक मीन पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, तो कितनी वेव्स यहाँ से क्रॉस कर जाएंगी 1 सेकंड में या 1 मिनट में, पर सेकंड, है ना, पर सेकंड कितने वेव्स यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। एक वेवलेंथ होती है, इसको हम एक वेव मानते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये एक वेव है, ओके। तो ये एक वेव है, ये पूरी की पूरी जो है, ये देखिए यहाँ से लेके ऐसे, ये पूरी एक वेव है, वेवलेंथ। तो ये जो वेव है कितनी बार क्रॉस कर जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन सेकेंड, तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन टू ट्रेवल अक्रॉस अ पॉइंट। और एक ऑसिलेशन, जो ये वाला ऑसिलेशन है, उसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है,
वो होती है टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू 1/f सेकेंड्स, f फ्रीक्वेंसी है। फिर आप देखिए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन है। द मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम इस वेव की बात करते हैं तो वाइब्रेशन जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, और ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। जो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ये मोशन क्या होता है ये मैं आपको वाइब्रेशन वो मोशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, वहाँ से आप देख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्सप्रेस किस में की जाती है? वो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है। उसका सिंबल है HZ, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर हम 1 हर्ट्ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड में ये वेव क्रॉस कर जाती है, 1 हर्ट्ज पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। जब भी हम साउंड वेव की बात करते हैं तो हम उसके बारे में ये बोलते हैं कि भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो लाउडनेस जो होती है वो साउंड की किस पे डिपेंड करती है? अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड के ऊपर। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, जो लाउडनेस, कितना लाउड साउंड है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ये इस बात पे निर्भर करेगा। When the amplitude of vibration is large, the sound produces loud. When the amplitude is small, तो साउंड जो होगा फीबल होगा। धीरे से आवाज़ आ रही है तो उसका ऐसे होगा, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तो वो ऐसे होगा, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। फाइन। फिर हम बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ द वॉइस। अच्छा अब ये एक पॉइंट है, एक ऐसी वेव है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या हो गई इतनी, एक ऐसी वेव है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, वो छोटी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर। देखो फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है? पिच डिटरमाइन करती है कि भाई कितनी शार्प आवाज़ आ रही है या कितनी भारी आवाज़ है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो श्रिल आएगी वॉइस, बहुत तीखी आवाज़ आएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर लोअर होती है तो साउंड की लो पिच होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो साउंड की हाई पिच होती है। ये दूसरा पॉइंट है जिसको आप अलग से लिख सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, तो इसके लिए वो लो पिच साउंड निकालता है। विसल, सीटी बजती है तो क्या होता है? सीटी बहुत तीखी आवाज़ सुनाई देती है आपको, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी तीखी आवाज़, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही तेज आवाज़, है ना। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं नेचर में तो बर्ड्स जो होते हैं वो हाई पिच साउंड निकालते हैं, है ना, तीखी आवाज़ निकालते हैं। जबकि लॉयन, शेर जब दहाड़ता है तो वो लो पिच रोर होती है। बर्ड्स जब बोलते हैं तो उनकी तीखी आवाज़ होती है, हाई पिच, लेकिन लॉयन जब बोलेगा तो उसकी लो पिच आवाज़ होगी। हाँ, ऑल्दो देखो बर्ड और लॉयन के केस में, अब देखो ये खास बात है, अगर आप ये चैप्टर, ये 2 स्लाइड्स को समझ गए हो तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर आपने ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, हाउएवर, देखो लॉयन चाहे उसकी आवाज़ की जो लाउडनेस होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तेज़ आवाज़ आएगी बर्ड से। जब लॉयन दहाड़ता है, जब शेर दहाड़ता है तो दूर दूर तक, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है, लेकिन तीखी आवाज़ नहीं होती। मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी आवाज़ की, लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है। मतलब क्या हुआ, ऐसी आवाज़ आएगी, है ना। लॉयन के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसी कुछ आवाज़ आएगी, और बर्ड के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, तीखी। लॉयन के केस में ये फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो बर्ड के केस में ज़्यादा है, लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में ज़्यादा है व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो लाउडनेस बताएगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, तीखी आवाज़ है या भारी आवाज़ है। तो लॉयन की जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी आवाज़ भारी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है, एम्पलीट्यूड आप अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टी है, ये पीरियड टी टाइम। फिर हम बात करते हैं लाउडनेस और पिच की, जो हमने अभी देखी, जो टेक्निकली हम देख लेते हैं। ये देखो इसमें भी डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ये अगर हम ये देखेंगे, ये क्वाइटर मतलब इसका क्या है, एम्पलीट्यूड कम है, ओके। लाउडर, इसका देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया।
हाई पिच और लो पिच में ये देखो डीपर पिच इतना लंबा, ये हायर पिच, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसमें इतने से मान लो पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट से क्रॉस करना है तो बहुत बार क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ये क्या है डीपर पिच। ये आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली। आपको इसी तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है, आपको कोई वेव बना के दिखाई जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये लाउडर होगी या फिर ये लाउडर होगी। इस तरीके से आप इसके जो भी वेरिएंट होंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लाउडनेस की। तो वॉल्यूम और द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट गिव्स द लाउडनेस, मतलब उसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना है तो वो इतनी ज़्यादा लाउड होगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी वॉइस तीखी होगी, ठीक है, श्रिल वॉइस होगी। फिर अब हम इस वाले चार्ट में पढ़ लेते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब देखिए आप एक चीज़ देखेंगे, आपको सारे साउंड नहीं सुनाई देते। एज अ ह्यूमन हम लोग सारे साउंड्स नहीं सुन सकते, हमारी एक रेंज है, हमारे कानों की एक रेंज है, उस रेंज के बीच में जो साउंड आएंगे हम सिर्फ वही सुन सकते हैं। उससे कम साउंड को हम नहीं सुन सकते, उससे बहुत ज़्यादा साउंड होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी नहीं सुन सकते हम। तो ऑडिबल रेंज क्या है हमारी, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। अगर हम हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बात कर रहे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। सोनिक रेंज है हमारी। बिटवीन 20 बिलो 20 इनऑडिबल, इंफ्रासोनिक रेंज। अगर 20 हर्ट्ज से अबव क्या है, इनऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। ये इंफ्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को भी हम सुन नहीं सकते, इंफ्रासोनिक को भी हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो हमें जो चीज़ें सुनाई देती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। अगर उससे तेज़ होगी फ्रीक्वेंसी तो भी नहीं सुनेंगे, उससे कम होगी तो भी नहीं सुनेंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो सुनाई नहीं दे रहा वो हमें आवाज़ें चल नहीं रही हैं, वाइब्रेशन वो हो नहीं रही है, वो वाइब्रेशंस होती हैं। बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स दे कैन हियर दोज साउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल बैट्स के केस में, बैट्स कैसे होते हैं, बैट्स के केस में एक खास बात होती है कि वो अपना जो मूवमेंट है, वो जो फ्लाई करते हैं, वो किससे करते हैं, वो साउंड वेव्स से करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और सामने से जो टकरा के वो वापस लौटती है, उनकी जो वेव्स होती हैं उससे वो डिटरमाइन करते हैं कि सामने कितनी दूर ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अल्ट्रासोनिक, आजकल तो अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स बनने लगे हैं, है ना, मिसाइल्स। तो वो क्या होती है, वो अल्ट्रासोनिक रेंज पे हैं, हमें नॉर्मल ईयर से कभी सुनाई नहीं देंगे जब तक हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे। वेल्स होती है, डॉल्फिन्स होती है, वो सुन पाती हैं, लेकिन डॉग्स, एंड्स और चूहे ये सब सुन पाते हैं वो जो वाइब्रेशंस को, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ें आपको सिर्फ दिखाई दे रही हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही सच है। दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, परसीव कर पा रहे हो, परसेप्शंस है ना ये सारी की सारी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सुनाई देना, दिखाई देना, टच फील होना, दीज आर ऑल सेंसेस। तो जो सेंसेस आपको सिर्फ परसीव कर पा रहे हो, मतलब आप उनका अनुभव कर पा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही सत्य हो। दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ फिलॉसफी, ओके। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही सत्य है जो हम सेंसेस को फील नहीं कर सकते। दिस इज़ साइंस। जिन सेंसेस को हम फील नहीं कर सकते वो, ये साइंस की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं चीज़ें, चाहे वो साउंड के फॉर्म में हो चाहे देखने के फॉर्म में। हमें दिखती भी सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हमारी उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में फॉल कर रही है। अगर वो उसके बियॉन्ड है तो हम उसको देख भी नहीं सकते। सिमिलरली जो हमारी ऑडिबल रेंज से बियॉन्ड है उनको हम सुन नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे टच, जब तक एक बहुत सुपर फाइन टच हमको नहीं फील होते, या फिर अगर आपको चोट लग जाएगी, आप खुद देखिए आपको कहाँ तक टच हो रहा है, फील कहाँ तक टच हो रहा है। अगर आपको एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पर, आपने देखा भी होगा कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, कोई पार्ट बहुत ज़्यादा दब गया, तो आपको उसको सेंस होना बंद हो जाएगा। सिमिलरली बहुत ही लाइट टच है किसी चीज़ का तो उसको भी आप सेंस नहीं कर पाएंगे। टेस्ट, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेस्ट को आप फील कर सकते हैं। उसके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप नहीं फील कर सकते। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि जब आप कोई दवाई खाते हो आपका फॉर द टाइम बिंग टेस्ट चला जाता है। सो दीज आर ऑल सेंसेस। और ये साइंस की बात की है मैंने अब दोबारा, फिलॉसफी से अगेंस्ट साइंस, तो इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है। तो ये सिर्फ एक ऑडिबल रेंज होती है, उसी में आप सुन सकते हैं। तो उसके जो नीचे वाली रेंज होती है उसको हम इंफ्रासोनिक रेंज कहते हैं, उसके अपर वाली रेंज को हम अल्ट्रासोनिक रेंज कहते हैं। फाइन। फिर हम बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो हमने बात की नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो नॉइज़ पॉल्यूशन का क्या मतलब है, हमने ये बात देखा कि हमारी ऑडिबल रेंज कौन सी है, वो हमने देख लिया। जब हमें उससे ज़्यादा बढ़ जाता है,
ऑडिबल रेंज में जब हम इनटॉलरेबल नॉइज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो हम उसे पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन का एग्जाम्पल, पॉल्यूशन का डेफिनेशन मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी दिया था इससे, उसमें मैंने आपको बताया था पॉल्यूशन होता क्या है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो लेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हर एक ऐसी चीज़ जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, जो अपनी नॉर्मल लिमिट से बढ़ गई है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली नॉइज़ एक प्रिस्क्राइब्ड, हम इतना सुन सकते हैं उतने हमारे लिए प्लीजेंट है, उससे ज़्यादा जब बढ़ने लग जाती है, जब हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पॉल्यूशन कहना शुरू कर देते हैं। तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक, साउंड्स विद सेम पिच एंड लाउडनेस। नॉइज़ पहले और म्यूज़िक में डिफरेंस क्या है पहले तो इसमें हमें ये बताया है। एक चीज़ को हम नॉइज़ कहते हैं, कुछ चीज़ को हम म्यूज़िक कहते हैं। तो क्या है, साउंड विद द सेम पिच एंड लाउडनेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी। म्यूजिक इज प्लीजेंट टू द ईयर्स व्हाइल नॉइज इज नॉट प्लीजेंट। ठीक है, अब ये नॉइज है, ये ए प्योर नोट, मतलब प्योर नोट चल रहा है, अब आप ये नोट चल रहा है उसके बीच में आप ब्रेकेज 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 ब्रेकेज, तो ये क्या होगा, ये नॉइज बन जाएगी, वो हमारे ईयर्स को पसंद नहीं आएगी वो चीज़। ठीक है, तो नॉइज और साउंड के अंदर डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ें वही है, मतलब उसी रेंज में फॉल कर रही है दोनों चीज़ें, बट अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रही है तो हम उसको ईजिली परसीव करते हैं, हमारा ब्रेन उसको ईजिली एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर्स जो होंगे हमारे प्लीजेंटली उसको रिसेप्टर्स टेकअप करेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वही साउंड जो है जो कि हमारे को प्लीजेंट नहीं लगता, हम उसे नॉइज कहते हैं। तो हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं। होता कैसे है, एक्सेसिव अनवांटेड नॉइज हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ गई है, तो उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कह रहे हैं। देखो, हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात तभी कर रहे हैं तब जाके जबकि वो हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दे रहा है, वरना जब भी एक लिमिट से ज़्यादा साउंड बढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टर्ब नहीं करता, वो जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास, उन सबको डिस्टर्ब करता है, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, सबको डिस्टर्ब करता है वो। तो क्या होता है, कारण क्या है, पहले तो वो करता क्या क्या है, ऑब्वियसली अगर नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो क्या क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑब्वियसली हमारे को इतनी ज़्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती रहेगी। आपने अभी देखा ईयर का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर चला जाता है तो अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो अगर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है मेम्ब्रेन तब हमको सुनाई देता है। अब आप समझ जाइए, जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव नॉइज़ हो गई है, तो क्या हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन के स्टेट में चली जाती है, उसको रेस्टिंग का टाइम ही नहीं मिलता। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कब वाइब्रेट करती है, जब हमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का वाइब्रेशन मिलता है तो हमारी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, लेकिन उससे आगे पीछे का मिलेगा तो हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम साउंड या तो हम सुनते हैं या तो नहीं सुनते, तो जिस टाइम नहीं सुनते तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है उस टाइम, इसीलिए हमें सूदिंग फील होता है। बट जब नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो क्या हो रहा है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक कांस्टेंट वाइब्रेशन के स्टेट में चली जाती है, विच अल्टीमेटली डिस्टर्ब्स अस, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते करते कान खराब हो जाते हैं। स्लीपलेसनेस, अब देखिए ये तो बहुत अल्टीमेट है कि सुनना ही बंद हो गया, उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले हो रही है स्लीपलेसनेस, आपको नींद आना बंद हो जाएगी। हाइपरटेंशन, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा नॉइज़ से, नॉइज़ से। इरिटेशन, मूड में इरिटेशन शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही है, हम सो नहीं पाएंगे तो हमारा बॉडी जो है रेस्ट में नहीं जाएगा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो सही तरीके से एंजाइम्स रिलीज़ नहीं करेगी, सही एंजाइम रिलीज़ नहीं करेगी, सही हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करेगी, सॉरी, तो सेम अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स ठीक नहीं रिलीज़ करेगी तो बाकी के ग्लैंड्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो छोटी सी बात है, नॉइज़ पॉल्यूशन सिर्फ बढ़ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगा। फाइन, अब must be minimized by reducing noise operation and honking in the residential area, planting trees। अब noise pollution हमने ये तो बात कर लिया क्या क्या कर रहा है, अब ठीक है ये सब हमारे बॉडी में इफेक्ट तो कर रहा है, अब हम क्या करें, किस तरीके से उस नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करें। तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए वही सारे बेसिक मेथड्स हैं जो सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। क्या हैं वो, प्लांटिंग ट्रीज़ अलॉन्ग रोड्स। अगर ट्रीज़ आप लगा देंगे तो वो क्या करते हैं, वो एक कुशन की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर को, आपके एनवायरनमेंट को ठंडा भी रखते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे, क्वेश्चन का काम कर रहे हैं। एक जो नॉइज़ की वेव्स हमने अभी देखा, ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है साउंड, तो जब वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, मीडियम क्या है, एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मीडियम है,
तो वो वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आपको साउंड को ब्रेक करना है, ब्लॉक करना है, तो आप क्या करेंगे? आप पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट में। हम क्या करते हैं? अपने घर को साउंड प्रूफ बनाते हैं, अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो अगर हम लार्जर लेवल पे काम करना चाहते हैं तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ओके, टू कट दिस नॉइज पॉल्यूशन। तो इसमें इस वाले चार्ट में आपको दिखाया गया है, यू कैन रीड इट, नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, 90 डेसिबल्स का साउंड पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, ट्रेन के हॉर्न्स क्या हो रहे हैं 110 डेसिबल का, 80 डेसिबल का लाइट ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो होता है 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये डेसिबल्स के फॉर्म में दिखाया गया है। और वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं 80 डेसिबल का, तो ये 80 डेसिबल तो साउंड ठीक है, मतलब हमारे कान सुनते हैं उसको उस टाइम पे, अच्छा लगता है हमको, बट ये जो 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 10 डेसिबल, ये जो है ये बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाता है अगर ये कॉन्स्टेंटली आता रहे। मान लीजिए आपको जो ट्रेन का हॉर्न जो होता है वो आपके कॉन्स्टेंटली सर पे बजता रहे, तो आपको कितना अनोइंग लगेगा, बहुत अनोइंग लगता है। स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आता, लेकिन ये अगर ओवर द लॉन्ग रन हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फाइन। हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट मैंने बताया था, ये तो अल्टीमेट ही था, कान ही खराब हो गए। ये रेयर होता है, ये बर्थ से होता है मोस्टली, बट पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, इंजरी और एज। तो एज के साथ साथ भी हमारे कान खराब हो सकते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी, लेकिन टोटल जो इम्पेयरमेंट आती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो कब से आती है? वो कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल सुन नहीं पाते, कभी नहीं सुन पाते। तो जो बच्चे होते हैं जिनकी इम्पेयर होती है हियरिंग, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए, अगर आपको सुनाई, हम लोग स्पीच कैसे सीखते हैं, हम बात करना कैसे सीखते हैं? आप सोचिए, हमने बात करना, बोलना इसलिए सीखा क्योंकि हमने किसी को सुना। जब हम बच्चे थे तो हम सुनते थे। अभी अगर आपको मान लीजिए कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या करते हैं? आप उसको सुनते हैं, वो सुनेंगे आप, फिर सुनेंगे तो आप अपनी वोकल वॉइस कॉर्ड से वैसे ही साउंड निकालेंगे और फिर उसको भी सुनेंगे, क्या वो सेम है जैसा वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, क्या मैं भी सेम बोल रहा हूँ? तो आप अपने आप को करेक्ट करते हैं। अब आप सोचिए उन बच्चों के बारे में जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ पैदा हुए हैं, जिनको सुनाई नहीं दे रहा। तो जिनको सुनाई नहीं देता तो उनकी स्पीच भी डिसेबल हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बोलना हम तब सीखते हैं जब हम खुद बोलते हैं और हम खुद को सुनते हैं कि हमने ये करेक्ट बोला या नहीं। तो चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग जो होती है उनको स्पेशल केयर चाहिए, क्योंकि उनको फिर साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना सीखना पड़ता है। क्योंकि स्पीच कैसे डेवलप होती है? डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, यही मैंने आपको बता दिया। अगर आपका हियरिंग लॉस है तो डिफेक्टिव स्पीच भी आ जाएगी, क्योंकि उस बच्चे को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसे समझ ही नहीं आएगा कि जो वो बोल रहा है उसका साउंड उसने करेक्ट निकाला है या नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आजकल जो है डिवाइसेस हो गए हैं जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है impaired have made it possible for such person to improve the quality of life। अब आजकल ऐसे बहुत सारे कॉक्लियर इम्प्लांट्स आ गए हैं जो कि हियरिंग डिसेबिलिटी जो होती है उसको ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ये तो नहीं होता, मतलब कुछ केसेस में डिपेंड करता है कि डिजीज़ का लेवल क्या है, तो उसको उसकी वजह से वो जो हियरिंग इम्पेयर जो लोग हैं उनको नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर डिपेंड करता है कि वो कितना लॉस हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग, या किस तरीके का लॉस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं हियरिंग डिवाइसेस आते हैं जो कि इन लोगों को हेल्प करते हैं। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए कुछ सिंबल्स है, जैसे कि ये इंटरनेशनल सिंबल ऑफ एक्सेस फॉर हियरिंग लॉस, हाँ, ये सब सिंबल्स के फॉर्म में जो है ये दिखाया गया है। ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट लॉस वाले लोग देखते हैं, तो यू कैन सी दिस। सो दिस इज़ द चैप्टर, दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर जिसमें कि हमने बात किया साउंड वेव्स के बारे में, हमने बात किया वेव्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नॉइज़ पॉल्यूशन, हम सुनाई कैसे देता है हमें, वॉइस बॉक्स के बारे में बात किया। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 8। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।